हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि देखने को मिलेंगे। हिंदी मीडियम की ये वीडियो है, इंग्लिश मीडियम की भी अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो और आप सिर्फ ये सिंगल वीडियो देख रहे हो तो आपका काम बन जाएगा भाई, आप पास हो सकते हो, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन्ड है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। वो है एकलव्य स्नातक 1, ठीक है। एकलव्य स्नातक 1 आप सभी को सर्च मारना है टेलीग्राम पे, और यहाँ पे आपको जितने भी हमारे पीडीएफ नोट्स होंगे वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, ठीक है। सिंपल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है वो हमसे ये पूछता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन से आप क्या समझते हो। तो इसको बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए। तो देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, वो मैं आपको समझाता हूं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध वह क्षेत्र है जो अध्ययन करता है कि विश्व मंच पर देश एक दूसरे के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करते हैं। यानी कि ग्लोबल लेवल पर, विश्व लेवल पर कोई देश किसी के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसा संबंध रखता है, क्या उसके संबंध युद्ध वाले हैं या उसके संबंध मधुर हैं, अच्छे हैं, मित्रतापूर्ण हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, यहाँ पे जो देश होते हैं उनकी जगह हम ये सोचेंगे कि एक वर्ड यूज करेंगे हम, खिलाड़ी, ठीक है, या फिर प्लेयर्स। तो होता क्या है कि इन खिलाड़ियों में, यानी कि इन देशों में, ठीक है, खिलाड़ियों का मतलब आप ये समझ लो देश की बात हो रही है यहाँ पे। तो इन खिलाड़ियों में ना केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आपको पता है, आपने कभी 12th क्लास में या कभी भी पढ़ा होगा यूएनओ के बारे में, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो यूएनओ और कई सारे एनजीओस और कई देशों में जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, और यहाँ तक कि व्यक्ति भी शामिल होते हैं। यानी कि ये सारे मिलकर आपस में कैसा रिलेशन बनाते हैं। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो तो आप केवल देशों के बारे में नहीं पढ़ते, आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में भी पढ़ते हो, आप एनजीओस के बारे में भी पढ़ते हो, आप बहुराष्ट्रीय जो निगम होते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हो। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संबंध महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर नजर रखता है। जो दुनिया में ग्लोबल लेवल पर कुछ मुद्दे चल रहे होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध उनके बारे में चर्चा करता है। जैसे कि देश कैसे एक साथ काम करते हैं या कभी कभी संघर्ष में आ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आप पढ़ते हो तो आप इसमें यह भी पढ़ोगे कि कोई देश कैसे आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है, ठीक है, एक दूसरे की मदद करते हैं। और कभी कभी कैसे कुछ दो देश जो हैं वो आपस में संघर्ष भी करते हैं कभी कभी, ठीक है, उनके बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं, जैसे रशिया है, यूक्रेन है, इंडिया पाकिस्तान है। तो वे जलवायु परिवर्तन, युद्ध और व्यापार जैसी वैश्विक चुनौतियों से कैसे निपटते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। जब दो बड़े देश आपस में बैठकर चर्चा करते हैं तो वो किस बारे में चर्चा करते होंगे, वो इसी बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए हमें क्या करना चाहिए, या फिर देखो युद्ध हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, और इसके अलावा व्यापार से रिलेटेड कैसे कानून बनाने हैं, उसके ऊपर बातें होती हैं। या कोई महामारी आ गई, मान लो कोरोना वायरस आया था, तो उसको कैसे, उससे निपटना है सभी देशों को मिलकर, ठीक है, वैक्सीन कैसे पहुंचानी है, तो इन सब के बारे में डिस्कस होती है। और मानव अधिकार से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि भाई मानव अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए। और इसके अलावा महामारी, जैसे कि मतलब वो कोरोना वायरस में आपको बता चुका हूं, इनसे कैसे निपटना है, महामारियों से, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की। कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो कब से स्टार्ट हुआ। ये जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना, इसको पढ़ना, ये ऑफिशियली, औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ, ये हम देखने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं। तो देशों के बीच परस्पर, यानी कि एक दूसरे के साथ क्रिया का विचार बहुत पुराना है। इंटरनेशनल रिलेशन अभी का टॉपिक नहीं है, बहुत पुराने समय से ये होता रहा है। लेकिन औपचारिक रूप से इसको पढ़ाना, इसका अध्ययन करना, ये थोड़ा बाद में शुरू हुआ है, आधुनिक समय में, ठीक है। कैसे, आप अगर देखोगे इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में मानी जाती है। 20th सेंचुरी जो है आपकी, 20वीं शताब्दी, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पढ़ाई करवाना, उसके बारे में पढ़ना, ये सब शुरू हुआ था, ठीक है। अब इसको हम आगे समझते हैं। यह समझने के लिए कि यह कैसे विकसित हुआ, कि हम इसको देखेंगे कैसे धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो है विकास होता है। तो इतिहास में थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो इसके अंदर ये बता रखा है हमें यहाँ पे
प्राचीन एवं प्रारंभिक प्रथाएं। शुरुआत में क्या होता था, एंशियंट टाइम की बात करते हैं सबसे पहले। तो देखो प्राचीन काल में क्या होता था, यूनानी, चीनी और भारतीय और मिस्र के जो वासी थे, उनकी जो सभ्यताएं थी वो आपस में कूटनीतिक संबंध रखते थे। यानी कि जो प्राचीन हमारी सभ्यताएं रही हैं, चाहे वो किसी भी मतलब चाहे यूनान की है, चाहे चाइना की है, चाहे भारतीय उपमहाद्वीप की है, वो आपस में संबंध रखते थे। ठीक है। और इसके अलावा संधि, संधि का मतलब होता है कि कोई भी आप जाके किसी के साथ भाई कोई मतलब ऐसी संधि कर रहे हो, ठीक है, कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि संधि ज्ञात सबसे पुरानी शांति संधियों में से एक है कादेश की संधि। ठीक है। कोई भी यहाँ पे पैक्ट हो रहा है, ठीक है, किसी दो देशों के बीच में संधि हो रही है, ठीक है, तो कोई चीज़ साइन हो रही है दो देशों के बीच में, वो संधि है। तो ऐसा सबसे पहला जो दो देशों के बीच माना जाता है वो है कादेश की संधि। ये मानी जाती है सबसे पुरानी संधि है। और मिस्र और हित्ती साम्राज्य के बीच में 1259 ईसा पूर्व के आसपास हस्ताक्षरित की गई थी। किसके बीच में हुई थी कादेश की संधि? मिस्र और हित्ती साम्राज्य के बीच में। कब हुई थी भाई? ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो आप समझ लो कितने बहुत पहले की बात है। तो लेकिन आप इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध की श्रेणी में अभी भी नहीं रख सकते औपचारिक रूप से, क्योंकि ये एक संधि है और बहुत ही प्राचीन समय की है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ऑफिशियली अंतर्राष्ट्रीय संबंध कब से शुरू हुआ था। तो यहाँ से तो अपना आंसर अपने को नहीं मिला अभी तक। अब आगे देखते हैं। गठबंधन और व्यापार की बात करें तो पुराने समय में जो साम्राज्य होते थे वो अक्सर संबंध बनाने के लिए गठबंधन बनाते थे और वस्तुओं का व्यापार करते थे। मान लो आपको भाई अपने बीच में संबंध अच्छे करने हैं, तो आप उसके साथ गठबंधन बना लो, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, उसके साथ व्यापार कर लो। तो ये एक तरीका होता था एक दूसरे के साथ संबंध बनाने का। वे शांति बनाए रखने और संघर्षों को रोकने के लिए एक दूसरे के दरबार में राजदूत भी भेजते थे। आपने देखा है जो राजदूत होते हैं एक साम्राज्य का संदेश लेकर दूसरे राजा के पास जाते हैं, संदेश खोलते हैं, पढ़ के बताते हैं कि भाई ये राजा ने, मेरे राजा ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है। तो वो राजदूत भेजे जाते थे। और हालांकि ये जितनी भी अंत्यक्रिया होती थी, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज होती थी, उस चीज़ का हिस्सा थी जिसे हम अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। आज की डेट में हम इसी को ही तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं कि एक देश का जो एम्बेसडर है वो दूसरे देश में जा रहा है और वो संदेश लेके जा रहा है। ठीक है। हर देश में एम्बेसीज होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ की। तो ये पहले के समय में राजदूत हुआ करते थे, आज के समय में हम उनको एम्बेसडर्स कहते हैं। लेकिन इसको अभी भी हम औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं मान सकते, ये अभी भी अध्ययन शुरू नहीं हुआ था, तो आंसर अभी भी नहीं मिला है। अब हम यहाँ पे देखेंगे मध्य युग यानी कि मिडेवल पीरियड से लेकर 19वीं शताब्दी तक का जो टाइम आया, जो मॉडर्न टाइम है, अब आधुनिक। अब हम प्राचीन इतिहास की बात नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे आधुनिक समय में जो नए राज्य बने। जैसे मध्य काल में क्या हुआ, धर्म ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि आपको पता है मिडेवल पीरियड में यानी कि जो आपका मध्य काल था, इसमें चर्च का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। यूरोप के अंदर खासकर कैथोलिक चर्च का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। क्रिश्चियनिटी या फिर ईसाई धर्म जो है उसका बहुत दबदबा था। और एशिया में अगर आप देखो चीनी राजवंशों जैसे कि महान साम्राज्यों की अपनी कूटनीतिक प्रणालियाँ थी। यानी कि इसी टाइम पे जो चाइना में राजवंश राज कर रहे थे वो भी अपनी कुछ ना कुछ ऐसी कूटनीति बनाते थे। ठीक है, कि आप एक दूसरे साम्राज्य के साथ जाओ, संधि करो, बातचीत करो, समझौते करो। फिर यहाँ पे एक वर्ड आता है, एक लाइन आती है, वेस्टफेलिया की शांति 1648 1648। ये क्या है? इतिहास का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षण था जिसने आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार दिया। यहाँ से अब हम आधुनिक के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो कादेश की संधि मैंने आपको पढ़ाई थी, जो सबसे प्राचीन समय में सबसे पहली संधि मानी जाती है। ठीक है। अब आप एक नाम ये याद रखना, वेस्टफेलिया की संधि। तो इसमें क्या होता है, इसने यूरोप में युद्धों की एक लंबी श्रृंखला को समाप्त करा। यूरोप में बहुत सारे धर्म युद्ध होते थे, यूरोप में बहुत ज़्यादा मतलब युद्ध चलते रहते थे मध्यकाल में भी। तो उसी के लिए ये शांति का ये एक समझौता है। ठीक है। और इसके अलावा आप अगर देखोगे कि भाई सभी जो राज्य हैं उनमें शांति बनी रहे, शांति व्यवस्था के लिए सभी ने मिलकर ये कुछ किया था। तो ये चीज़ आप याद रखना। फिर आता है 18वीं और 19वीं शताब्दी का टाइम। तो अब यहाँ से ना धीरे 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 इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो औपचारिक रूप से आपको दिखने लगेंगे। कैसे? जैसे जैसे यूरोपीय देश मजबूत होते गए, उन्होंने कूटनीति की अधिक औपचारिक प्रणालियाँ विकसित करी। उनको समझ आ गया कि भाई कूटनीति बहुत ज़रूरी है, आप डिप्लोमेसी के साथ ही अपने को आगे ले जा सकते हो। सभी देशों के साथ लड़के भी फ़ायदा नहीं है, और किसके साथ दोस्ती करनी है, कैसे करनी है, अपना फ़ायदा भी निकलना चाहिए, ये अब यूरोप के देशों ने सीख लिया था। तो इसी दौरान क्या होता है, शक्ति संतुलन जैसा विचार सामने आता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो भाई, इस अवधारणा को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई भी देश बहुत शक्तिशाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रभुत्व और संघर्ष हो सकता है। मान लो कि हमारा इंडिया है
और इंडिया के बाजू में पाकिस्तान है और इस तरफ चाइना है। तो पाकिस्तान या चाइना इतना मजबूत नहीं होना चाहिए शक्ति के मामले में कि इंडिया के ऊपर कभी हमला कर दे। तो अब देशों ने अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया था। तो देशों ने सत्ता को नियंत्रण में रखने के लिए गठबंधन भी बनाए। आप अगर गठबंधन बना लोगे किसी देश के साथ तो वो ऑटोमेटिकली आपसे लड़ाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अब नई नई चीजें विकसित होने लगी। अब यहाँ पे टाइम आता है 20वीं सदी का। 20वीं सदी में क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को औपचारिक रूप से इसका अध्ययन शुरू हो गया। अब एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट बन चुका था ये। अभी तक क्या था कि एक प्रॉपर उसका औपचारिक नामकरण नहीं हुआ था, अब क्या एक प्रॉपर सब्जेक्ट बन चुका है अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है। तो पहला विश्व युद्ध जब आपका होता है 1914 से 18 के बीच में, तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत विनाश हुआ था, बहुत देशों का नुकसान हुआ था जो जो इसमें शामिल थे, और इसमें कई देश शामिल थे। तो इससे सवाल उठा कि इतने बड़े पैमाने पर ये युद्ध क्यों हो रहा है और इन युद्धों को रोका कैसे जाए। ये एक चिंता का विषय है कि इतने लोग मारे जा रहे हैं, क्योंकि देखो युद्धों में फायदा किसी का नहीं होता, दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं। तो इस चिंता के कारण औपचारिक शैक्षणिक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जन्म हुआ। अब शिक्षा के जो केंद्र होते हैं, कॉलेज होते हैं, स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहाँ पे पढ़ाया जाने लगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कि एक देश के स्टूडेंट को दूसरे देश के बारे में पता चले, संबंधों को आप जानो, कि कोई आगे चल के ऐसी मतलब परिस्थिति ना आए कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बने। फिर लीग ऑफ नेशन का जन्म होता है। यहाँ पे देखो होता क्या है, दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए एक संगठन बनाया गया। सबसे पहला एक वैश्विक संगठन या ग्लोबल लेवल पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो बना था उसको लीग ऑफ नेशंस कहा जाता है। आप देखोगे इसमें क्या था कि ये थोड़ा पावरफुल कम था। इसमें जो मेन जो जैसे अमेरिका वगैरह है, यहाँ पे लिखा है कि प्रमुख राज्यों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की अनुपस्थिति के कारण यह अप्रभावित था। अमेरिका इसमें एब्सेंट था। तो अमेरिका आपको पता है अपने आप में बहुत बड़ा देश है, अगर वो इसमें शामिल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। प्लस दूसरा, ये युद्धों को रोकने में असफल था। इसको जिस काम के लिए बनाया गया था ये वो काम सही से नहीं कर पा रहा था, और जो भी देश इसमें शामिल थे उनका अपना दबदबा इसमें देखने को मिलता था। तो लीग ऑफ नेशंस जो है बिल्कुल भी यहाँ पे सफल नहीं हुआ। फिर उसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम। दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 तक। इसमें क्या हुआ भाई, बहुत ज़्यादा तबाही मची, हद से ज़्यादा तबाही मची। और आप ये समझ लो कि जो वो लीग ऑफ नेशन था उसको बनाया क्यों गया था कि भाई दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध तो हुआ। तो जब लीग ऑफ नेशन इसको नहीं रोक पाया तो अब इसका काम क्या रह गया, कुछ नहीं है भाई, तेरे को बनाया ही इस काम के लिए था कि तू सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना होने दे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तो बस उसको वहीं पे फिर खत्म कर दिया गया। और अब उसके बाद बनता है यूएनओ, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस कहते हो, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। तो होता क्या है, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यूएनओ को बनाया जाता है कि भाई लीग ऑफ नेशन तो काम का नहीं है, ये तो कुछ भी रोक नहीं पाया, युद्ध वगैरह तो चल रहे थे, इसने किया क्या है। तो ऐसे में फिर यूएनओ को बनाया गया। तो संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी सुरक्षा परिषद में प्रमुख शक्तियों को वीटो शक्ति दी। अब देखो ये चीज़ एक डिफरेंस समझ लेना, लीग ऑफ नेशन में अमेरिका मिसिंग है, तो यहाँ पे यूएनओ में अमेरिका बिल्कुल पक्का मेंबर है, और वो भी सुरक्षा परिषद के अंदर उसके पास वीटो पावर भी है। आपने कभी स्कूल टाइम में पढ़ा होगा वीटो पावर के बारे में, ठीक है, जिसको निषेध अधिकार भी कहते हैं। तो अमेरिका, रशिया, चाइना, ऐसे बड़े बड़े जो देश हैं ना वो इसमें हैं। तो इस वजह से यूएनओ अभी तक सही से काम कर पा रहा है। अगर ये सब देश नहीं होते तो इसको भी कोई नहीं पूछता। फिर क्या होता है, यूएनओ बनने के बाद में शीत युद्ध का एक टाइम आता है, ठीक है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट रहे हो तो आपने 12th क्लास में शीत युद्ध के बारे में भी पढ़ा होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ। अब सोवियत संघ कोई अकेला देश नहीं था, वो देशों का समूह था। उसके अंदर आज की डेट में जो आपका यूक्रेन है, जो रशिया है, ठीक है, कजाकिस्तान है, ये सारे देश आते थे एक टाइम पे, और ये बिल्कुल भाई लड़ते थे अमेरिका वालों से, लेकिन डायरेक्ट जाके नहीं लड़ते थे। इनकी वैचारिक मतभेद थे, क्योंकि ये जो थे भाई समाजवादी विचारधारा वाले थे, जो ये आपके सोवियत संघ वाले। अमेरिका जो है भाई वो पूंजीवादी विचारधारा वाला है, वो थोड़ा पूंजीपतियों को ज़्यादा सपोर्ट करता है या थोड़ा मामले में कम इंटरफेयर करता है पैसे से रिलेटेड। और समाजवाद में क्या होता है आपको पता है कि जो होगा समाज के कल्याण के लिए होगा, इसमें तेरा मेरा कुछ नहीं है, जो है हमारा है, ऐसा चलता है। तो इन दोनों के बीच में विचारों की लड़ाई थी, और परमाणु हथियारों की तो बहुत ज़्यादा अंधी दौड़ थी। दोनों देशों मतलब दोनों में ये एक कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज़्यादा परमाणु हथियार बनाता है। हर कोई अपनी शक्ति को प्रदर्शित करना चाहता था, और कई जगहों पर गुरीला युद्ध भी होते थे। कोरिया का युद्ध हुआ, वियतनाम का युद्ध हुआ। इधर अमेरिका
और सोवियत संघ की वजह से ही लड़ाइयाँ छिड़ी हैं। यहाँ पे आप देखोगे विचारधारा की ही लड़ाई थी सारी, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। अब मैं अगर आपको बताऊं सोवियत संघ कौन सा था, तो आपको जो रेड कलर में नजर आ रहा है ये सोवियत संघ वाला पार्ट आप मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसका क्या है, वारसा की एक संधि हुई थी, उसके तहत जितने भी सोवियत संघ को सपोर्ट करते थे वो सब रेड में है। फिर उसके बाद आपको ब्लू कलर में जो नजर आ रहा है ये अमेरिका और उसके सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जिसको नेटो के सदस्य कहा जाता है। ये आज भी वर्किंग है, नाटो जो है, ठीक है। तो ये क्या है कि अमेरिका और उसके जो जितने भी सहयोगी मेंबर्स हैं वो इस ग्रुप में आते हैं। तो अगर इनमें से किसी एक पे भी हमला होगा तो ये सारे के सारे इकट्ठे उसका जवाब देंगे। तो ब्लू कलर में आपको जो नजर आ रहा है ये अमेरिका है और उसके सपोर्टिंग देश जो है वो यहाँ पे हैं, और जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वो सोवियत संघ और उसके सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। और आपको जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा होगा हरे कलर में, ये वो देश हैं जो अभी नए नए आज़ाद हुए थे, जैसे अपना इंडिया भी है इसमें, और ये किसी के भी साथ नहीं थे, ये अपना इंडिपेंडेंट अलग थे, स्वतंत्र थे, जिनको आप कहते हो जो बिल्कुल ही गुट जो है मतलब गुट निरपेक्षता का पालन करते थे, दोनों गुटों से अलग थे। तो ऐसे ही वर्ड से निकलता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसका मतलब यही है, जो ग्रीन वाले जो देश आपको मैंने दिखाए हैं वो ना तो अमेरिका के साथ थे ना ही वो सोवियत संघ के साथ थे, उनका भाई बिल्कुल अलग था, बिल्कुल, ठीक है। तो बिल्कुल तटस्थ रहते थे वो, और वो कोशिश करते थे शांतिपूर्ण तरीके से हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, है ना, एकदम शांतिपूर्ण तरीके को, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो, आर्थिक सहयोग करो एक दूसरे का, जितना हो सकता है सपोर्ट करो। फिर उसके बाद है शीत युद्ध के बाद और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध। देखो होता क्या है, शीत युद्ध का अंत होता है 1991 में, 1991 में, क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो गया था। इसके कारण बहुत सारे हैं, उसमें हमें नहीं घुसना। हमें इतना याद रखना है, सोवियत संघ जब खत्म हो गया था तो दुनिया की राजनीति में बहुत ज्यादा बदलाव आ गए थे। क्योंकि पहले क्या चलता था, देखो एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था आपका सोवियत यूनियन, सोवियत संघ। तो जब दो देश पावरफुल होते हैं पूरे दुनिया में तो इसको दो ध्रुवीयता कहा जाता है। जब सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में, मतलब सभी देशों को जोड़कर दो ही देशों का वर्चस्व है। लेकिन हुआ क्या, जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसके बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, और इससे क्या होता है, फिर जो दुनिया है वो एक ध्रुवीय हो गई। तो हुआ क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा जब ये शीत युद्ध का अंत हुआ, और एक ध्रुवीयता का टाइम शुरू हो गया। यानी कि शक्ति जो थी पूरे दुनिया में वो एक ही देश ऐसा था जो बहुत ज्यादा पावरफुल था, वो था अमेरिका, ठीक है। फिर यहां से एक दौर शुरू होता है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण का टाइम आता है 1991 के आसपास, अगर आप देखोगे तो भाई उसके बाद से ही वैश्वीकरण भी आया। तो व्यापार, टेक्नोलॉजी और संचार में देशों के बीच बढ़ती निर्भरता। देखो इसका मतलब क्या होता है, वैश्वीकरण में आपका कोई सामान है, मान लो अमेरिका का कल्चर है वो जीन्स पहनते हैं, तो उनकी जीन्स तो आजकल हर देश में चलती है, गांव हो चाहे भारत का गांव है वहां पर भी जीन्स पहनी जाती है। एक और एग्जांपल अगर हम ले, एमबीए की डिग्री है वो हर देश में होती है लगभग, वो भी अमेरिका की देन है। और अगर आप थोड़ा अंदर घुसोगे तो आप जो मैकडोनल्ड्स वगैरह का नाम सुनते हो, जो बर्गर पिज्ज़ा वगैरह है, ये भी वैश्वीकरण का प्रभाव है। बाहर के देशों का सामान अगर आपके देशों में आ रहा है तो एक तरीके से ये प्रवाह है, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में आपकी संस्कृति जा रही है, आपका पैसा जा रहा है, तो यही तो वैश्वीकरण है। तो यहाँ से वैश्वीकरण शुरू होता है जब आपका शीत युद्ध खत्म हुआ था। और ऐसे में जब वैश्वीकरण शुरू हुआ तो ऐसे में बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं, एमएनसी, बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, पेप्सी, कोका कोला, ये इंडिया की नहीं बाहर की कंपनीज हैं, लेकिन इनके हर देश में नाम चलता है भाई इनका। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों का उदय हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो थे, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा मेन रोल में आ गए। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी जोड़ के देखा जाता है, उसमें एनजीओज भी शामिल होते हैं, उसके अंदर कंपनियां भी बड़ी बड़ी शामिल होती हैं। ये सब देखते हुए आप किसी देश के साथ संबंध बनाते हो, ठीक है। फिर इसके बाद है बहुध्रुवीयता का उदय। अब हमने अभी तक तो ये पढ़ा था एक ध्रुवीयता, ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे बहुध्रुवीयता। अब इसके अंदर क्या होता है भाई ये समझते हैं। एक ध्रुवीयता का मतलब ये था कि पावर एक के पास होगी। बहुध्रुवीयता का मतलब है अब बहुत सारी महाशक्तियों का उदय होगा। तो होता क्या है, 21वीं सदी में चाइना, यूरोपीय संघ, भारत, ऐसे ये नए शक्ति के केंद्र बनते जा रहे हैं। ये क्या है, नई नई पावर बन रही हैं जो आने वाले समय में अमेरिका को टक्कर देंगी, और चाइना तो टक्कर दे भी, मतलब चाइना तो टक्कर दे भी रहा है।
वर्तमान में अगर आप देखोगे जो मुद्दे चल रहे हैं वो है आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जलवायु परिवर्तन। एक तो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा पूरी दुनिया के लिए बहुत टेंशन का विषय है, और आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जो हर देश की समस्या है लगभग, मानव अधिकारों का उल्लंघन, और कई देशों में गरीबी है। तो ये कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कोई देश अकेला नहीं निपट सकता, सभी के कॉपरेशन की जरूरत पड़ती है, सभी के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद की बहस। आदर्शवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, इसके बीच की डिबेट अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। दोनों लोगों के पक्ष हम समझेंगे कि यथार्थवाद वाले क्या कह रहे हैं, फिर देखेंगे हम आदर्शवाद वाले क्या कह रहे हैं। तो देखिए मेरी बात को समझिए, यथार्थवाद को एक ऐसे खेल, देखो एक एग्जाम्पल दूंगा इजी सा, सिर्फ आपको रटवानी नहीं है यहाँ पे थ्योरी, आपको एग्जाम्पल से समझ आना चाहिए। मान लो एक गेम है, एक खेल है जिसमें हर खिलाड़ी ज्यादातर जीतने में दिलचस्पी रखता है, यानी कि मान लो जो खिलाड़ी है वो कोई देश है, और एक ऐसा खेल है जहां पे जितने भी खिलाड़ी हैं वो जीतने में इंटरेस्टेड है बहुत ज़्यादा, और इस खेल में देश शक्ति और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है, और वे खुद को बचाने और मजबूत बनने के लिए काम करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे देशों पर हमेशा दोस्ताना व्यवहार करने का भरोसा नहीं होता। तो इसमें इस खेल में क्या होता है, एक ऐसा देश है जो सभी से आगे बढ़ना चाहता है, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहता, अपना फायदा देखना चाहता है, अपने आप को आगे ले जाना चाहता है। ये यथार्थवाद का एग्जाम्पल है कि कोई देश है वो अपने को आगे ले जाना चाहता है, अपनी पावर बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो यथार्थवाद को जो लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि दुनिया एक प्रतिस्पर्धा है, एक कंपटीशन है और खतरनाक जगह है, इसलिए हर देश को खुद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों के साथ क्यूटी पाई बन के आप जो है दोस्ती बना रहे हो, ये ऐसे नहीं चलता। ये लोग ऐसा मानते हैं यथार्थवादी, अपना भला पहले देखो, अपना भला समझो, अपना कल्याण पहले करो, उसके बाद दूसरे देशों के साथ संबंध बनाओ, या जरूरत पड़े तो मत भी बनाओ। वे गठबंधन बना सकते हैं लेकिन तभी जब इससे उन्हें फायदा हो, समझ रहे हो, सेल्फिशनेस रखो अपने अंदर। ये कहते हैं यथार्थवादी, ज्यादा अच्छे मत बनो, हर किसी के दोस्त मत बनो, जब तक आपका खुद का फायदा नहीं हो रहा ना, आप मत घुसो किसी के साथ दोस्ती बनाने में, आप सेल्फिश बन जाओ, अपना फायदा निकालो बस। और यह कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि ये मान लो कि भाई मुझे मजबूत और सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मैं दूसरों पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकता। सिंपल एक लाइन से आप समझ जाओगे। अब मैं समझता हूं कि आपको यथार्थवाद की ये मेन जो सेंट्रल थीम है वो समझ आ गई होगी कि यथार्थवाद कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कि अपना फायदा देखो। तो इसके अंदर अब कुछ हेडिंग्स बता देता हूं आपको मैं। सत्ता पर ध्यान, तो यथार्थवादी लोग ये मानते हैं कि जो देश हैं जिनको आप राज्य भी कहते हो, है ना, पॉलिटिकल साइंस में, तो मुख्य रूप से सत्ता और सुरक्षा की इच्छा से प्रेरित होते हैं, यानी कि किसी भी देश को सत्ता और सुरक्षा की बहुत जरूरत है, उसके अलावा बाद की चीजें बाद में आती हैं। एक तो आपके पास सत्ता आपकी होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए आपका जो देश है। और अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि भाई स्वहित, अपना खुद का हित पहले देखो। यथार्थवादी लोग ये मानते हैं कि हर देश को अपना स्वार्थ जो है वो देखना चाहिए, खुद को बचाने और अधिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करो, चाहे दूसरों को कुछ भी हो जाए, पर अपना फायदा होना चाहिए भाई, अपना काम निकलना चाहिए, ऐसा मानते हैं यथार्थवादी। एक प्रतिस्पर्धा वाली दुनिया है। यथार्थवादी दुनिया को एक ऐसी खतरनाक जगह मानते हैं जहां पे बहुत कंपटीशन है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, हर किसी के पास सीमित संसाधन है और उसी को यूज करते हुए आगे निकलना है। तो उन्हें लगता है कि देशों को एक दूसरे पर संदेह करना और संघर्ष के लिए तैयार रहना सामान्य बात है, यानी कि बहुत नॉर्मल है भाई। आप किसी पे भरोसा मत करो, अगर आपको किसी पे डाउट होता है तो आप डाउट करो, बिल्कुल करो, किसी पे अंधा विश्वास मत करो। शक्ति ही अधिकार है, इसका मतलब है कि एक ऐसा पीओवी है, एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे अधिक शक्ति, चाहे आर्थिक शक्ति है, सैन्य शक्ति है, वाला देश आमतौर पर जीतता है और नियम निर्धारित करता है। दुनिया कैसे काम करेगी वो ही बता सकता है जो देश आर्थिक रूप से मजबूत है, सैन्य रूप से मजबूत है, और एक लाइन और जोड़ दो, सांस्कृतिक रूप से मजबूत है। और ऐसा देश है यूएसए, अमेरिका। आप देखोगे आज की डेट में यूएनओ में सबसे ज्यादा अगर किसी की चलती है वो अमेरिका है। बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं उसमें किसकी चलती है, अमेरिका है। उसका जो डॉलर है भाई उसको बहुत ज्यादा उसको वैल्यू दी जाती है। जो पैसे वाला है, जिसका रुतबा है, वो ही जाना जाता है भाई दुनिया में। तो अब मैं आपको 3-4 नाम बता देता हूं, अगर आपके पेपर में ये बहस लिखने को आता है, डिबेट आती है यथार्थवाद, ठीक है,
बनाम आदर्शवाद वाली, तो आप ये 2-3 लोगों के नाम यूज करना, आपके इंप्रेशन अच्छा जाएगा जो चेक करेगा। एक है थ्यूसिडाइडस, ठीक है, थ्यूसिडाइडस। दूसरा है निकोलो मैकेवली। तीसरा है हांस मोर्गेंथो। चौथे हैं कौटिल्य। तो ये 4 नामों में से कोई 2-3 भी याद रख लो भाई, आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जब आप अपने पेपर में उसको अंडरलाइन करके लिख के आओगे। अब हम आते हैं आदर्शवाद के ऊपर। आदर्शवाद वाले क्या कहते हैं, तो अगेन हम इसको एक गेम की तरह समझेंगे और हम ये जानेंगे कि आदर्शवाद का मीनिंग क्या है। तो यथार्थवाद तो आप समझ गए होंगे, अपना फायदा देखना। तो आदर्शवाद क्या है, समझ लो एक दूसरे प्रकार का खेल है। इसमें जो खिलाड़ी हैं वो ये मानते हैं कि भाई एक दूसरे का सहयोग करोगे ना, मदद करोगे, तो इसी में ही वो विश्वास रखते हैं। समझ रहे हो, पिछले वाले से बिल्कुल अपोजिट है ये। इसमें क्या है कि आप मदद करो एक दूसरे की। तो जो आदर्शवादी विचारक होते हैं वो ये मानते हैं कि देशों को एक साथ काम करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, और जैसे कि यूएनओ बताता है वैसा करना चाहिए, और एक तरीके से समस्याओं का हल करने के लिए आपको एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ये ऐसा मानते हैं। जबकि जो इनके जो उल्टे वाले यथार्थवादी हैं वो तो कहते हैं भाई किसी की सपोर्ट की जरूरत है ही नहीं। तो भाई इन लोगों का मानना है कि अगर देश आपस में बातचीत करेंगे, समझौता करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो दुनिया बहुत शांतिपूर्ण और अच्छी लगेगी अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। तो आप ये मान सकते हो, एक लाइन आपको बता दूं, अगर हम सब निष्पक्ष होकर खेलें और एक दूसरे की मदद करें तो सभी जीतेंगे। तो ये ऐसा है, समझ गए आप, ऐसा खेल है जहां आप जब भी जीतोगे जब एक दूसरे की मदद करोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ इसकी हेडिंग्स बता देता हूं जो आपको पेपर में लिखनी होंगी। सहयोग पर ध्यान देना इसकी सबसे पहली विशेषता है। तो आदर्शवादियों का यह मानना है कि देश शांति और पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, यानी कि एक दूसरे को फायदा हो, एक दूसरे की आप सपोर्ट करो, मदद करो, ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट यहां पे बनता है नैतिक मूल्य। कुछ वैल्यूज की बातें आती हैं ना, एक दूसरे के प्रति वो सांत्वना रखना और सपोर्ट करना। तो वे देशों के बीच में बातचीत के तरीकों को आगे बढ़ाना, यानी कि भाई बातचीत से समस्याओं का हल निकालो और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करो, यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व समझो। तो ये थोड़ा सा मूल्य की बातें इसमें आ जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें। फिर है आशावादी दृष्टिकोण। इसका मतलब ये है कि आदर्शवादियों का ये मानना है संवाद यानी कि बातचीत, ठीक है, बातचीत, कूटनीति और सहयोग के द्वारा देश जो है वो दुनिया में कैसी भी समस्या हो, कितना भी संघर्ष हो, उससे निपट सकता है और दुनिया बहुत अच्छी बन सकती है। फिर है सही काम ताकत लाता है। इसका मतलब है ये जो आदर्शवादी हैं ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम और समझौते ही हैं जो कार्यवाही का मार्गदर्शन करते हैं, ना कि केवल शक्ति। ये मानते हैं सिर्फ पावर से कुछ नहीं होता, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, जब भी दुनिया में शांति बनी रहेगी। अब मैं 2-3 नाम इनके भी बता देता हूं, जो आप अपनी डिबेट लिखोगे तो इनको भी अंडरलाइन करके लिख देना, अच्छा लगेगा। इमैनुअल कांट, फिर उसके बाद हैं वुड्रो विल्सन, जॉन लॉक, वोल्टेयर। ये 2-3 नाम याद करके लिख देना, आपकी डिबेट बन जाएगी बहुत बढ़िया। और लास्ट में कंक्लूजन बता देना, ठीक है। अब हम चलेंगे उदारवाद को समझेंगे। परंपरागत उदारवाद या सिंपल उदारवाद भी लिखा आता है तो समझ जाना, जो पुराना वाला उदारवाद है, सबसे स्टार्टिंग वाला जो फेज था उदारवाद का, वो समझने जा रहे हैं। तो उदारवाद क्या है, एक एग्जाम्पल, बहुत आसान एग्जाम्पल से आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको। तो परंपरागत उदारवाद या जो सबसे पुराना वाला उदारवाद की जो विचारधारा है वो ये कहती है कि वो दोस्तों के एक समूह की तरह समझ लो, जो मानते हैं कि अगर वे एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो वे बेहतर तरीके से साथ रह सकते हैं। यानी कि उदारवाद वाले ये मानते हैं कि भाई एक दूसरे की स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का सम्मान करो, साथ मिलकर काम करो। तो देशों की दुनिया में अगर आप देखोगे, हमारी जो ये कंट्रीज हैं, इसमें क्या होता है, उदारवाद का सुझाव ये कहता है कि अगर जो राष्ट्र हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, ठीक है, और लोकतांत्रिक सरकारें रहेंगी और जो नियम कानूनों का पालन होगा, तो ज़्यादा शांतिपूर्ण तरीके से दुनिया चलेगी और देश सफल होंगे। तो ये एक इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई एक तो लोकतंत्र होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए, व्यापार वगैरह करते रहो और
कहीं ना कहीं नियमों का पालन भी करो। तो ये उदारवाद का एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उदारवाद जो है आपका, वो मुक्त व्यापार पर भी ध्यान देता है। अब मुक्त व्यापार होता है फ्री ट्रेड, यानी कि जब देश वस्तुओं का व्यापार करते हैं, सामान को खरीदते और बेचते हैं, तो वो आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। आप अगर कोई चीज़ कहीं पेट्रोल वेट्रोल बाहर से मंगवा रहे हो ना, तो आप डिपेंड हो जाओगे कि भाई वहीं से अपना पेट्रोल आना है। तो ये उन दोस्तों की तरह है जो चीज़ें साझा करते हैं, शेयर करते हैं। अगर वे एक दूसरे पर निर्भर हैं तो उनके बीच लड़ाई की संभावना भी कम होगी। तो जब मुक्त व्यापार होगा तो निर्भरता बढ़ेगी। अब मान लो अगर हम सऊदी अरब से पेट्रोल ले रहे हैं, कच्चा तेल मंगवा रहे हैं और हम उन पर निर्भर हैं तेल के लिए, तो हम क्या उससे कभी लड़ाई करेंगे जिससे हम निर्भर हैं किसी सामान के लिए? नहीं करेंगे। तो ये मानते हैं कि अगर शांति बनाए रखनी है तो मुक्त व्यापार एक बहुत बढ़िया तरीका है। दूसरा है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र तो आप समझते ही हो भाई, लोग अपने लिए जो अपनी सरकार खुद चुनते हैं, आप में से कोई नेता बनता है, आप जाके उसको जितवाते हो। तो जब देशों में लोकतांत्रिक सरकारें होंगी तो युद्ध ज्यादा नहीं होंगे, शांति को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ये वैसे ही है जैसे कि जो दोस्त खुलकर बात करते हैं और साथ मिलकर निर्णय लेते हैं, उनके बीच ज्यादा बहसबाजी नहीं होती। एक एग्जाम्पल ना रियल लाइफ का भी जोड़ते हुए आपको बता रहा हूं मैं, ताकि आपको ये पॉलिटिकल साइंस की जो थ्योरी है ना, ये उतनी ज़्यादा टफ ना लगे कि आप पेपर से पहले पढ़ रहे हो, पता चले मैं आपको इतनी टफ टफ लैंग्वेज में पढ़ा दूं कि आपको समझ ही ना आए, आपके सर के ऊपर से जाए, कमेंट में आप चार बातें और सुनाओ। तो ऐसा नहीं होगा। आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि मान लो एक ऐसे दोस्तों का ग्रुप है जो मिलकर निर्णय लेता है, हर चीज़ में एक दूसरे से पूछते हैं, तो कभी भी उनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो सिंपल सी यही बात है, आप इसको जोड़ के अंडरस्टैंडिंग बनना बहुत जरूरी है भाई। बाकी आर्ट्स के बच्चे ऐसे होते हैं, उनको एक पॉइंट बता दो वो 10 पेज भर देंगे उस पर। तो वही काम करना होता है एक दिन पहले पढ़ के आपको वन शॉट में, ठीक है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय कानून, तो अब यहाँ पे एक बात और आती है, जो देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करते हैं और यूएनओ जैसे समूहों में शामिल होते हैं, वे एक ऐसे मित्र की तरह होते हैं जो अपने खेलों के लिए कुछ नियमों पर सहमत होते हैं, और इससे क्या है, निष्पक्ष रूप से वो खेल चलता है और गलत फहमियाँ कम होती है। मान लो आप लोग ग्रुप में एक दोस्त क्रिकेट खेलते हो, आपने नियम बनाए कि भाई ऐसे करोगे तो वो होगा, बॉल अगर नाली में गई तो आउट है, बॉल अगर उस पार गई तो आउट है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि आप नियमों का पालन करोगे तो कभी बहसबाजी नहीं होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी एक ऐसे ही होते हैं कि हर देश को इंटरनेशनल जो हमारी संस्थाएं होती हैं उनका सम्मान करें, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करें। उदाहरण के लिए कल्पना करो कि दो पड़ोसी देश एक दूसरे के साथ खाद्य और प्रौद्योगिकी का व्यापार करते हैं। सपोज दो देश हैं, एक तरफ इंडिया है, ठीक है, और एक तरफ आप बांग्लादेश समझ लो, बांग्लादेश है। तो इंडिया जो है टेक्नोलॉजी, खाने पीने का सामान, गेहूं, अनाज वगैरह भेजता है। चूंकि वे दोनों इस व्यापार से लाभान्वित होते हैं, दोनों का फायदा हो रहा है, इंडिया भेज रहा है तो उसको पैसा मिल रहा है और इसको सामान मिल रहा है, तो इसलिए उनके बीच युद्ध की संभावना कम होगी। सिंपल। क्या कभी लड़ाई होगी? बांग्लादेश को खाने की जरूरत है, इंडिया को पैसे की जरूरत है। तो जब दोनों के बीच में जरूरतें पूरी हो रही हैं, दोनों का फायदा हो रहा है, तो लड़ाई कभी नहीं होगी। और अगर दोनों देशों में लोकतंत्र है और वो दोनों देश एक दूसरे को समझते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से रह पाएंगे। तो लोकतंत्र का होना, व्यापार का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उदारवाद में। अब भाई अगर कोई 3-4 थिंकर के नाम लिखने हैं तो लिख देना इमैनुअल कांट, जॉन लॉक, एडम स्मिथ और वुड्रो विल्सन। तो ये इसमें उदारवाद के कुछ प्रमुख चिंतक हैं जिन्होंने उदारवाद में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उदारवाद समझ में आ गया। अब मैं आपको एक अगला टॉपिक बताता हूं और वो भी इजी में। अब है नव उदारवाद, नियो लिबरलिज्म। अब नियो का मतलब होता है कुछ नया, कुछ अपडेटेड, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो हमें समय के साथ अपडेट करनी पड़ती हैं। तो जो उदारवाद पढ़ा है ना हमने, वो पुराने जमाने में हो गया है, थोड़ा पीछे चला गया है, 100-200 साल पुराना हो गया वो उदारवाद। अब हमारा जो आधुनिक समय है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, तो अब उदारवाद भी थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए ना, कुछ नया आना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या होता है। देखो नव उदारवाद जो है वो पुराने वाले उदारवाद का एक अपग्रेडेड वर्जन है, एक नया कुछ ऐड हो रहा है इसमें। कैसे? देखो ये स्वीकार करता है कि जब देश अपने हितों को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि दूसरों के साथ सहयोग करना ज़्यादा समझदारी है, खास तौर पर ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, व्यापार, यात्रा, संचार। देखो भाई जो देश समझदार हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि दूसरों से बना के रखोगे तो ज़्यादा फायदा है, बिगाड़ने में तो नुकसान है भाई अपना। सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं, कहने का मतलब है
भाई बना के रखो, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है, लोग आपस में, देश जो है व्यापार की वजह से जुड़े हुए हैं, यात्रा की वजह से जुड़े हुए हैं। अब कोई इंडिया का है भाई, उसको मक्का की यात्रा करनी है, हज यात्रा करनी है, तो चाहकर भी उस देश के साथ जहां पर वो हज स्थापित है, वो जो यात्रा होती है, मक्का का जो पूरा पवित्र स्थल है, वहां पे यात्रा के लिए कितने हिंदू मुस्लिम जाते होंगे, है ना, मतलब हिंदुस्तानी मुस्लिम, सॉरी, तो वो कितने जाते होंगे वहां पे। तो ऐसा है कि जुड़े हुए हैं भाई आज की डेट में, चाहे यात्रा है, चाहे व्यापार है, संचार है, सभी देशों को एक दूसरे की जरूरत है, कनेक्टेड है, आप एकदम सबसे लड़ाई करके नहीं बैठ सकते। अब नव उदारवाद जो है ना, ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के ऊपर ज्यादा जोर देता है। सारा इसका जो निचोड़ है वो ये समझ लो कि नव उदारवाद इस चीज पे फोकस करता है कि जो आपका यूएनओ है, ठीक है, जो आपका डब्ल्यूटीओ है, जो आपका हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, स्वास्थ्य संगठन, ये संस्थाएं जो हैं, ये आपके दुनिया में एक रेफरी की तरह काम करती हैं कि कोई देश गलत काम तो नहीं कर रहा, गलत काम कर रहा है तो उसको भाई उस चीज़ की सजा दो। तो ये जो यूएनओ वगैरह हैं, ये नियम निर्धारित करते हैं कि भाई विवाद ना हो, विवादों का सुलझारा मतलब सुलटारा हो जाए, और निष्पक्ष रूप से सभी देश आपस में एक दूसरे के साथ खेलें, यानी कि आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करें। तो देश इन संस्थाओं का उपयोग चीज़ों को सुचारू रूप से चलाने और दुनिया भर की समस्याओं को हल करने के लिए करते हैं। यानी कि नव उदारवाद वाले ये कहते हैं कि यूएनओ जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनकी बात मानना बहुत जरूरी है अगर आपको देश का विकास करना है, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जटिल आत्मनिर्भरता। नव उदारवाद वाले लोग ये समझते हैं कि आज की दुनिया में जो देश हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार का मुद्दा है, चाहे इंटरनेट का मुद्दा है, चाहे पर्यावरण का मुद्दा है, देश जो है आपस में कनेक्टेड हैं, और ये एक बड़े पड़ोस में रहने जैसा है जहाँ हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। मान लो एक बहुत बड़ा पड़ोस है जहाँ आप पड़ोसी से कभी चीनी ले आते हो, कभी कुछ ले आते हो, कभी उससे प्लास मांग सकते हो, कभी उससे भाई आप पेचकस लेके आ रहे हो, है ना, पड़ोसियों से क्या लाते हैं, यही सब लेते हैं। तो होता क्या है कि ऐसे में जो देश है ना, वो आजकल हर किसी से जुड़े हुए हैं, तो इसी वजह से लड़ने की तुलना में एक साथ काम करना ज़्यादा समझदारी है। भाई सबसे लड़के बैठ जाओगे तो कल को अगर मुसीबत में होगे तो पड़ोसी नहीं आएगा ना पास में। वैसे ही देशों के साथ है, पड़ोसी देशों के साथ लड़के बैठ जाओगे तो समस्या के समय में कौन आएगा, पड़ोसी तो सबसे पहले काम आता है। सामूहिक सुरक्षा। अब देखो भाई, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो दुनिया के लेवल पर बहुत ज़्यादा हैं, जलवायु परिवर्तन है, आतंकवाद है, पर्यावरण की समस्याएं हैं। तो ऐसे में देशों को इन मुद्दों से निपटना है ना, तो मिलकर काम करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से कि मान लो आपके पड़ोस में एक पार्क है जहां पे आप वॉक करने जाते हो, वहां पे कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है, तो आप मिलकर कूड़ा करकट साफ करोगे ना, ताकि वो पार्क साफ रहे, सभी आएंगे उस पे। अगर आपकी गलियों की स्ट्रीट लाइट टूटी हुई है तो आप क्या करोगे, सारे मिलकर उसको ठीक करवाओगे ना। तो ऐसे ही कुछ समस्याएं होती हैं जो सभी देश मिलकर उस पर काम करते हैं। तो उदाहरण के रूप में ये बता रखा है कि इस बारे में सोचो कि दुनिया ने जलवायु परिवर्तन जैसी जो चुनौतियां हैं उसको किस तरीके से उसको टैकल किया है। तो देश क्या करते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, जैसे पेरिस का जलवायु समझौता, उसमें क्या होता है, सभी देश आते हैं, पेरिस में बैठते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो मुद्दे हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और होता क्या है कि देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से समस्याओं को हल करने के ऊपर काम करते हैं, और इसी के बारे में ये बताया जाता है। तो अगर मैं आपको और इजी वर्ड्स में समझाऊं तो जो पुराना वाला उदारवाद है वो क्या कहता है, देखो, यदि हम व्यापार करते हैं और निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, तो हम सभी बेहतर स्थिति में होंगे और झगड़े कम होंगे। और नव उदारवाद, नया वाला उदारवाद क्या कहता है कि हाँ, पुराने वाली तो विचारधारा है ही है, हाँ, और हमें सहयोग करने में मदद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें एक चीज नई ऐड हो जाती है, वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की जरूरत बहुत ज्यादा है वर्तमान समय में। ठीक है, विचारक भी याद कर लो भाई, नव उदारवाद के कौन कौन से हैं, रॉबर्ट किहेन, जोसेफ एस नाई, जॉन इकेनबेरी, रिचर्ड कोबडेन, ये नाम है नव उदारवाद के विचारकों के। तो अब हम बढ़ते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक बहुत बढ़िया टॉपिक, जो कि है मार्क्सवाद। तो आइए समझते हैं मार्क्सवाद को। सो लेट्स सी मार्क्सवाद में क्या है आपके लिए। मार्क्सवाद क्या है भाई, एक तो कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा,
और फ्रेडरिक एंगेल्स, इनका नाम सुना होगा। इन दोनों ने मिलकर मार्क्सवाद की विचारधारा में योगदान दिया है। ये दुनिया को जो है वर्गों के बीच संघर्ष के रूप में देखते हैं कि जो दुनिया है वो दो वर्ग में बटी हुई है। पूंजीपति वर्ग है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, और दूसरा सर्वहारा वर्ग है जो कि मजदूर हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, जो मेहनत करते हैं। तो ये दुनिया को इसी लेंस से, इसी नज़र से देखते हैं कि भाई एक तरफ अमीर लोग हैं जो कि मालिक हैं, जो पैसे वाले हैं, धनी हैं। देखो भाई इस कार्टून से समझो आप, एक कार्टून है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पूंजीपति सा लग रहा है कोई। ये क्या कर रहा है, गरीब लोग जा रहे हैं, वर्कर्स टाइप काम करके दे रहे हैं, ये तो मोटा तगड़ा होता जा रहा है और वो बेचारे मरते जा रहे हैं, पीछे से निकल रहे हैं। तो यही मार्क्सवाद है जो मार्क्सवाद वाले लोग सोचते हैं। यहाँ से एक और कार्टून है, उसको देखो। कार्टून आपको दिखाए जा रहे हैं, भाई टॉपिक को समझना जरूरी है, क्वेश्चन आंसर के पीछे मत भागो। आपको मार्क्सवाद एक बार ही समझा दूंगा तो आगे आपके पेपर में आएगा, चाहे कैसी भी लैंग्वेज में आए आप उसको समझा दोगे। अब यहाँ पे भी एक पूंजीपति बैठा है, ज़्यादा शक्तिशाली है, और गरीब लोग सारे ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये भी क्या है, मार्क्सवाद का उदाहरण है। देखो जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ते हैं तो मार्क्सवाद वाले लोग ये कहते हैं कि जो धनी देश हैं, पैसे वाले देश हैं, जो औद्योगिक देश हैं, जिनके देशों में बहुत फैक्ट्रियां हैं, और जो बहुत ही पैसे वाले देश हैं, वो गरीब और कम विकसित देशों का शोषण करते हैं। दैट्स द ऑल थिंग अबाउट मार्क्सवाद। अगर आप देखोगे मार्क्सवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब आप देख रहे हो तो इतना समझ लो, जो बड़े देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भाई जो छोटे देशों को लूट रहे हैं, ठीक है, उनको गुलाम बना रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इस वैश्विक असमानता, ये मानते हैं मार्क्सवाद वाले कि दुनिया में असमानता है, एक तरफ पैसे वाले लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं। तो जहां शक्तिशाली देश जो है वो कमजोर देशों के जो संसाधन है और उनका पैसा है उसको लूट रहे हैं। फिर है साम्राज्यवाद। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवाद वाले जो लोग हैं वो एक बात और बोलते हैं कि जो मार्क्सवाद का पुराना रूप है, ठीक है, वो क्या है, मार्क्सवाद साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का उच्चतम चरण मानता है। यानी कि साम्राज्यवादी शक्तियां जो होती हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन था, वो क्या है, लोगों को और देशों को गुलाम बनाता था, उनके संसाधनों को अच्छे से यूज करता था और उस देश को पूरा एकदम चूस लेता था, वीक कर देता था, उसकी जितनी चीजें हैं सब कुछ ले लेता था। तो ऐसे में क्या है, अमीर देश सस्ते श्रम, कच्चे माल और अपने माल के लिए नए बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए गरीब देशों पर उपनिवेश बनाते हैं और उन पर हावी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम खुद ही हैं भाई, इंडिया के ऊपर क्या है भाई, ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन लोगों ने क्या किया है, हमारे संसाधनों को लूटा है, हमारे यहाँ के उद्योगों को पूरा एकदम तहस नहस कर दिया, हमारे यहाँ के कारीगरों को बेरोजगार कर दिया, अपना माल यहाँ से कच्चा ले जाके और वहाँ पे बना के और वापस हमारी मार्केट में चेप दिया। तो ये चीज़ें हुई है ना हमारे साथ में, हम जानते हैं। फिर है आर्थिक नियतिवाद। इसका मतलब क्या है, देखो यह विश्वास की आर्थिक कारक जैसे कि जो धन और उत्पादन के साधनों से रिलेटेड है, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित समाज के सभी पहलुओं को आकार देते हैं। और इस दृष्टिकोण के अनुसार युद्ध और संघर्ष अक्सर संसाधनों और मुनाफे की पूंजीवादी खोज का परिणाम होते हैं। तो मार्क्सवादी लोग ये मानते हैं कि ज़्यादातर जो दुनिया में युद्ध होते हैं देशों के बीच में, वो संसाधन और पैसे को लेकर होते हैं। युद्धों का परिणाम यही होता है, ठीक है, कि भाई क्यों युद्ध हुए, पैसे के लिए, संसाधन के लिए। फिर है वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था। तो दुनिया को एक एकल पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जहां अमीर देश गरीबों का शोषण करते हैं, और यह वैश्विक व्यवस्था गरीब देशों को निर्भरता और अविकसितता की स्थिति में रखती है। जब बड़े देश इनका शोषण करेंगे तो ये उन्हीं पर डिपेंड हो जाएंगे, और अविकसितता का मतलब है कभी विकास अपना कर ही नहीं पाएंगे, अविकसित रह जाएंगे हमेशा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण है यहाँ पे, मार्क्सवाद में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका और एशियाई देशों के ऊपर कब्जा करके उपनिवेशीकरण करना, और धनी औद्योगिक देशों द्वारा इन क्षेत्रों में संसाधनों, श्रम और बाजारों के लिए शोषण करना, ये भी एक एग्जाम्पल है, जो मैंने आपको इंडिया वाला भी एग्जाम्पल दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो पूंजीवादी देश अमीर होते जाते हैं, जबकि जो उपनिवेश वाले देश होते हैं, जो बेचारे गरीब देश होते हैं, वो और ज्यादा गरीब होते चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद का अपडेटेड रूप। इसको अपडेट कर दो समय के साथ। अब आ गया नव मार्क्सवाद, जो नया वाला मार्क्सवाद है, जो अपग्रेडेड वर्जन है थोड़ा। कैसे, देखो
नव मार्क्सवाद जो 20वीं सदी के मध्य में उभरा, ये 20वीं सदी के बाद की बात है, ठीक है। तो मार्क्सवाद पर ही आधारित है, बस थोड़ी सी चीजें नई ऐड हो गई हैं, थोड़ा आधुनिक है, थोड़ा वैश्वीकरण की दुनिया के अकॉर्डिंग है, तो थोड़े से इसमें विचार अपडेट हो गए हैं, अपग्रेड हो गए हैं। तो क्या विचार हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो, यह अभी भी आर्थिक शोषण की ही बात कर रहा है जो हम पीछे बात करके आए हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और बहुराष्ट्रीय निगमों यानी कि जो एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका सहित अधिक जटिल गतिशीलता को भी देखता है। अब इसमें तीन चीजें जुड़ गई हैं। ये लोग मान रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन भी शोषण कर रहे हैं, एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी शोषण कर रही हैं गरीबों का, और बड़े बड़े देशों की संस्कृतियां जैसे अमेरिका की संस्कृति है, यूरोपीय संस्कृति है, तो सांस्कृतिक रूप से भी शोषण हो रहा है। तो ये तीन चीजें इसमें जुड़ जाती हैं। ओके, तो नव मार्क्सवाद वाले ये कहते हैं कि वैश्विक पूंजीवाद शक्ति की एक अधिक परस्पर जुड़ी प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है। यानी कि अब जो पूंजीवाद आया है उसमें क्या है कि भाई जो गरीब है ना, उनको बहुराष्ट्रीय जो निगम होते हैं, जो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, उनसे बहुत नुकसान हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान होते हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, आईएमएफ है, ये गरीब देशों को लूटते हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। और वैश्विक व्यापार समझौते गरीब देशों पर अमीर देशों का प्रभुत्व बनाते हैं। मान लो गरीब देशों में कोई बड़ा देश आके व्यापार कर रहा है तो वो अपनी मार्केट बनाएगा, उस गरीब देश का कुछ नहीं होगा फायदा। फिर है विश्व प्रणाली का सिद्धांत, यानी कि इमैनुअल वॉलरस्टीन द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था कि दुनिया जो है उसमें समृद्ध विकसित देश और एक तरफ गरीब और अविकसित देश और एक तरफ दोनों के बीच के देश, आप इसको ये मान सकते हो डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज, और एक होते हैं जो कभी डेवलपमेंट कभी किसी का हुआ ही नहीं है, विकसित, विकासशील और अविकसित। तो इस तरीके से दुनिया को देखा जाता है। तो जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, कोर देश हैं जो वो परिधि का उपयोग श्रम और संसाधनों के लिए करते हैं। परिधि कौन है, जो गरीब देश हैं। तो जो बड़े बड़े देश हैं वो गरीब देशों को कहाँ यूज करते हैं, संसाधन खींचने के लिए, उनकी मेहनत को खींचते हैं, उनका संसाधन जो है वो खींचते हैं। फिर आता है वर्चस्व। देखो, जो नए मार्क्सवादी जो लोग हैं वो ये तर्क देते हैं कि शक्तिशाली देश जो है वो वैश्विक व्यवस्था में अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए, है ना, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करते हैं। अपनी संस्कृति को इतना मजबूत बना दो, जैसे अमेरिका का जो फास्ट फूड वगैरह चलता है, चाइनीज फूड बहुत ज़्यादा चलता है, और अमेरिका का पहनावा, वेस्टर्न कपड़े, ये सांस्कृतिक प्रभुत्व कहलाता है। तो इसमें मुक्त व्यापार, लोकतंत्र और उपभोक्ता संस्कृति जैसे विचारों को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे मुख्य देशों को लाभ होता है, छोटे देशों का नुकसान होता है। ठीक है, जो बड़े देश हैं वो ही मुक्त व्यापार को सपोर्ट करते हैं, मार्क्सवादी लोग नहीं सपोर्ट करते ये मुक्त व्यापार वगैरह, ये मानते हैं इससे गरीबों का नुकसान होता है। फिर आता है निर्भरता का सिद्धांत। तो एक नव मार्क्सवादी लोगों में से ही एक ये अवधारणा आती है कि गरीब देश निर्भरता के चक्कर में कैसे फंसे हुए हैं। गरीब देश डिपेंड हो चुके हैं बेचारे एक दूसरे के ऊपर। होता क्या है, अमीर देश अपने संसाधनों और श्रम का शोषण करते हैं, जिससे उनके लिए स्वतंत्र रूप से विकास करना लगभग असंभव हो जाता है। मान लो कोई बड़ा देश है, वो छोटे देश का इतना शोषण कर लेगा, उसके जितने भी संसाधन है वो सब लूट लेगा, जितना पैसा है सब लूट लेगा, तो वो बेचारा छोटा देश उस पर निर्भर ही हो जाएगा, वो कभी विकास ही नहीं कर पाएगा। तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं आपको। देखो, नव मार्क्सवादी लोग ये तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, जो आईएमएफ है, और जो वर्ल्ड बैंक है, ऐसी संस्थाएं, वैश्विक आर्थिक नीतियां अक्सर धनी देशों के पक्ष में होती हैं। जो वर्ल्ड बैंक है, जो आईएमएफ है, उनके ज़्यादातर जो काम होते हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज के फायदे के लिए होते हैं। और उदाहरण के लिए, जब यही संस्थाएं गरीब देशों को लोन देती हैं, ऋण प्रदान करती हैं, तो ऐसी शर्तें लगाती हैं लोन देते समय कि जिससे क्या होगा कि अमीर देशों को ज़्यादा फायदा हो, गरीब देश बेचारा डिपेंड होके रह जाए। ठीक है, और भी सरल शब्दों में समझना है, टॉपिक को कंक्लूड कर देता हूं समराइज करके। जो पुराना वाला मार्क्सवाद था वो ये कहते हैं कि दुनिया अमीर और गरीब दो तरीके के उसमें बटी हुई है। ठीक है, और अमीर देश जो है गरीब देशों के संसाधनों को, वहां के मजदूरों का शोषण करते हैं और अमीर बनते जाते हैं। और आप समझ लो कि ऐसा है जैसे कोई कारखाना मालिक पैसे कमाने के लिए मजदूरों का इस्तेमाल करता है, और यहाँ अमीर देश गरीब देशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो पुराना वाला मार्क्सवाद हो गया।
नया मार्क्सवाद है जो अपडेटेड वर्जन है वो ये कहता है कि आज ये शोषण हो रहा है लेकिन और ज्यादा बढ़ चुका है। आज अमीर देश गरीब देशों को कंट्रोल में रखने के लिए यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाएं हैं इनका उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से मुक्त व्यापार करके अपना जो है आर्थिक एक साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो समझने जा रहे हैं वो है नारीवादी। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद को पढ़ते हैं। अब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी परिप्रेक्ष्य क्या है आइए समझते हैं। तो देखो भाई, नारीवाद जिसको आप फेमिनिज्म कहते हो, तो नारीवादी अंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत इसलिए सामने आया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ज्यादातर जो सिद्धांत हैं वो पुरुषों के दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, मार्क्सवाद है, उदारवाद है, नव उदारवाद है, जो भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा पुरुषों की नज़र से लिखा गया है। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो महिलाओं की नज़र से है। तो ये जो पुराने सिद्धांत हैं वो युद्ध की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की बात करते हैं, लेकिन वो इस बात पर विचार नहीं करते कि ये मुद्दे महिलाओं को कैसे प्रभावित करेंगे। महिलाओं के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, ये इनका मेन कंसर्न है, मेन दिक्कत है। तो लिंग मायने रखता है भाई, बिल्कुल मायने रखता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी लोग, फेमिनिस्ट जो होते हैं, वो ये कहते हैं कि वैश्विक राजनीति को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि समाज पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को कैसे देखता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल समझो, फिर समझ में आएगा। पुरुषों को अक्सर शक्ति, आक्रामक यानी कि थोड़ा एग्रेशन और नेतृत्व से जोड़ा जाता है। लीडरशिप स्किल्स माने जाते हैं ना, पुरुष बहुत एग्रेसिव होते हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं, पावरफुल होते हैं, जबकि महिलाओं को देखा जाता है केयर टेकर, घर संभालने वाली और शांति से रहने वाली, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा माना जाता है। ये रूढ़ियां हैं, ये पुरानी बातें हैं। अब ऐसा नहीं है, महिलाएं एयरफोर्स में भी जा रही हैं, महिलाएं आर्मी में भी, मतलब आप देखोगे इजराइल वगैरह जो देश है वहाँ में तो भाई वहाँ पे महिलाएं भी शामिल होती हैं इजराइल की आर्मी में। अगर आप देखोगे महिलाएं हर काम कर रही हैं। तो ऐसे में ये है कि भाई महिलाओं को भी समझो, उनका भी दृष्टिकोण रखो जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई भी सिद्धांत बना रहे हो। तो नारीवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि युद्ध या फिर आर्थिक संकट जब आता है तो ऐसे में क्या होता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आप जो है कैसे देख रहे हो। उदाहरण के लिए युद्धों में महिलाओं को अक्सर यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है, बलात्कार और ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। और जब विस्थापन होता है, लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, महिलाएं एक जगह से दूसरी जगह भाग रही होती हैं, तो उनका आजीविका का भी नुकसान हो जाता है, काम धंधा छोड़ना पड़ता है युद्ध की स्थिति में, तो महिलाएं ज़्यादा परेशान होती हैं। तो ये दृष्टिकोण ये बताता है कि वैश्विक घटनाएं जो ऐसी होती हैं उसका प्रभाव समझने के लिए हमें इन अनुभवों पर विचार करना चाहिए। जो महिलाएं जिन पर बीती है उनका अनुभव सुनो और आगे जो भी सिद्धांत बनाओ तो वो महिलाओं को भी ध्यान में रखते हुए बनाओ। फिर उसके बाद आता है सैन्य से परे सुरक्षा, यानी कि पारंपरिक जो पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो बातें अगर हम करते हैं तो वो राज्य की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देता है, अपना देश सुरक्षित रहना चाहिए, महिलाओं की कोई बात नहीं हो रही। तो होता क्या है, जिसका अर्थ है कि सैन्य शक्ति के माध्यम से देश को बाहरी खतरों से बचाना, सिर्फ सेना की सुरक्षा, सिर्फ सैन्य सुरक्षा जो सुरक्षा इस पर बढ़ावा दो। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी लोग जो हैं वो मानव सुरक्षा के लिए भी बात करते हैं। भाई जब युद्ध होता है तो बस सेना के बारे में मत सोचो, महिलाओं के बारे में सोचो, उनको खाना कैसे मिलेगा, भोजन कैसे आएगा, उनके स्वास्थ्य पे जो असर पड़ेगा उसका कौन ध्यान देगा, और हिंसा, जो यौन हिंसा, ये सब चीजें हो रही हैं उस पर भी ध्यान दो। तो ये बातें आती हैं। तो उनका मानना है कि लोगों को, खासकर महिलाओं को और बच्चों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है जब भी ऐसी बात आती है। फिर उसके बाद है यहाँ पे निर्णय लेने में महिलाओं को शामिल करना। अक्सर क्या होता है, जब बड़े बड़े देश कोई बात को डिसाइड करते हैं तो वो महिलाओं के बारे में राय नहीं लेते। तो नारीवादी राजनीतिक जो निर्णयों में महिलाओं को शामिल करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि भाई जो महिलाएं हैं उनको भी आप डिसीजन मेकिंग में शामिल कीजिए। खासकर अगर कोई दो देशों के बीच शांति स्थापित करनी है और या फिर दो देशों के बीच संघर्ष को रोकना है तो महिलाओं की भी राय लो। और एक रिसर्च से पता चलता है जब महिलाएं शांति प्रक्रियाओं में शामिल होती हैं तो परिणामी समझौते अक्सर अधिक सफल और लंबे समय तक चलते हैं। अब इसके बारे में आई डोंट नो कितने लोग सहमत हैं या नहीं है कि जब किसी के बीच में बवाल मचता है तो महिलाएं अगर उसको शांत करने जाएंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से शांत कर पाएंगी। अब ये देखते हैं कि क्या इसमें कितनी गहराई है बात में।
फिर है पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देना। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पुराने सिद्धांत हैं वो पुरुषों के नज़र से देखे गए हैं। तो नारीवादी दृष्टिकोण जो है वो यथार्थवाद यानी कि शक्ति और सैन्य बल पर ज़्यादा जो केंद्रित है ना, खुद को आगे बढ़ाना, सेल्फिश रहना। और उदारवाद जो कि कहता है कि भाई सभी राज्य जो हैं आपस में सहयोग करें, जैसे पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चुनौती देता है। ये दोनों को गलत मानता है। नारीवाद का जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि ये सिद्धांत महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों और वैश्विक राजनीति के रोजमर्रा के लोगों विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करने वाले तरीकों को इग्नोर करते हैं। यानी कि चाहे आपका आदर्शवाद है, चाहे उदारवाद है, चाहे यथार्थवाद है, महिलाओं के लिए कोई बात नहीं कर रहा है इनमें से। सिर्फ अपने पुरुषों की बात हो रही है, पुरुषों के रोजगार की बात चल रही है, सेना की बात चल रही है, व्यापार की बात चल रही है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को कोई नहीं देख रहा, इग्नोर कर रहा है, नज़रअंदाज कर रहा है। अब मैं आपको कुछ फेमिनिस्ट थिंकर के नाम बता देता हूं, आपके पेपर में आता है तो आप लिख देना। J.N. टिकनर, सिंथिया एनलो, बेल हुक्स, वी स्पाइक पीटरसन। 3 नाम याद ना हो तो चलेगा, पर एक नाम जरूर याद रखना, J.N. टिकनर। ये जितने भी मैंने आपको विशेषताएं बताई है ना, ये टिकनर के विचार हैं। तो टिकनर का नाम याद रखना है अगर नारीवादी परिप्रेक्ष्य पूछा जाता है आपसे। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय योगदान के विकास में 2 महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए तथा प्रत्येक चरण को आकार देने वाली प्रमुख विशेषताएं और प्रभाव बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का क्या योगदान रहा है, 2 अलग अलग चरण हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चरण जो है वो आता है स्वतंत्रता के पहले वाला चरण है, जो कि स्वतंत्रता पूर्व से 1950 के दशक तक का टाइम है। तो इस चरण में क्या होता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का योगदान देश की स्वतंत्रता के संघर्ष, समानता, न्याय और शांति पर ज़्यादा आधारित एक नई विश्व व्यवस्था की खोज में था। इस टाइम भारत ये सोचता था हम किसी तरीके से आज़ाद हो जाएं, दुनिया में समानता हो, न्याय हो, शांति हो। फिर क्या है, भारत उपनिवेशवाद का विरोध करता है। तो भारत के जो विचारक हुए हैं, जो भारत के इस टाइम के नेता हुए हैं, उन्होंने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद की आलोचना करी है कि भाई किसी को गुलाम बनाना अच्छी बात नहीं है, और उन्होंने प्रत्येक राष्ट्र के आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए तर्क दिया कि हर राष्ट्र को आज़ाद रखो भाई, किसी पे अपना कब्जा मत जमाओ, और जिसका अर्थ है कि बाहर का कोई देश आकर हस्तक्षेप ना करे और हर कोई जो है अपना देश अच्छे से चला पाए। फिर आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो इसी टाइम पे क्या होता है, 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत ने 1950 के दशक में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैंने, अगर आपको याद हो, अभी शीत युद्ध के बारे में पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हमारे नेहरू जी भी थे, उसको जब स्थापित किया गया था। तो ये आंदोलन शीत युद्ध के दौरान चल रहा था। आई होप इसको बताने की जरूरत नहीं है, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, तो रिपीट करके फायदा नहीं है। फिर है गांधीवादी दर्शन। तो होता क्या है, महात्मा गांधी हमेशा अहिंसा, सत्याग्रह के विचारों की बात करते हैं। तो यही कहते हैं कि भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अहिंसा, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि भाई अगर आप नैतिक मूल्यों को राजनीतिक कार्यों का मार्गदर्शन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मीन राजनीति के जो भी डिसीजन ले रहे हो वो नैतिकता के साथ लो, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, युद्ध मत करो। तो गांधी के प्रभाव ने भारत को एक ऐसी विदेश नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जो सैन्य गठबंधनों से बचती थी और संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान चाहती थी। तो गांधी जी से हमने इतना इंस्पायर होकर अपनी विदेश नीति बनाई कि हम किसी भी देश के साथ लड़ने के लिए नहीं सोचते, हम पहले उसके साथ संबंध अच्छा बनाने के लिए सोचते हैं। नेहरूवादी दृष्टिकोण भी समझ लो भाई क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू का दृष्टिकोण केवल भारतीय हितों से आगे तक फैला हुआ था। वो चाहते थे सिर्फ इंडिया ही नहीं, जितने भी विकासशील देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, एशिया के देश हैं, वो सभी को आगे उठाना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे निरस्त्रीकरण करना, अस्त्र शस्त्र बिल्कुल खत्म कर दो, परमाणु हथियारों की होड़ को खत्म कर दो और राष्ट्रों के बीच में बातचीत को बढ़ावा दो। तो ये नेहरू जी के विचार थे। ओके, अब आधुनिक चरण आता है, 1990 के बाद का टाइम आता है। तो इसमें क्या होता है, अब हमने आर्थिक रूप से अपनी कूटनीति को तैयार किया कि हमने अपना आर्थिक फायदा देखना है और उस तरीके से विदेश नीति बनानी है। 1991 में भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उदारीकरण हुआ,
यानी कि भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया, उदारवाद को अपनाया, निजीकरण को अपनाया। तो होता क्या है, भारत ने, जिसने देश को विदेशी निवेश के लिए हमेशा से ओपन कर दिया, बाहर के देश आओ हमारे देश में इन्वेस्ट करो, व्यापार को बढ़ावा मिला, वैश्विक बाजारों के लिए भारत को खोल दिया कि आप आओ हमारे देश में कंपनियां लगाओ, इन्वेस्ट करो। तो यह आत्मनिर्भरता और राज्य नियंत्रण पर केंद्रित पहले की आर्थिक नीतियों से थोड़ा अलग था। पहले हम ज़्यादा व्यापार वगैरह किसी से नहीं करते थे, बट अब हमारी थोड़ी विदेश नीति व्यापार की तरफ ज़्यादा खिसक गई। रणनीतिक साझेदारी, होता क्या है कि इस बदलाव ने भारत को प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। कुछ ऐसे देश जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हैं, अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, तो भारत ने बहुत सारे द्विपक्षीय समझौते करे, बहुपक्षीय समझौते करे। G20 जैसा जो बहुत बड़ा ग्रुप है, ऐसे ग्रुपों में भारत शामिल हुआ आगे चलकर। और जो इसके अलावा ब्रिक्स एक और ग्रुप है, ठीक है, ब्रिक्स, जिसके अंदर ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो भारत ने अपनी थोड़ी विदेश नीति को बदला और अपना आर्थिक फायदा देखने के लिए ऐसे गठबंधन बनाए। सुरक्षा और रक्षा, भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने सैन्य हितों को सुरक्षित करने के लिए थोड़ा फोकस करना शुरू किया, खासकर हिंद महासागर के एरिया में। और आतंकवाद विरोधी, सीमा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भी भारत ने सोचा कि भाई हिंद महासागर कहाँ है, देखो ये हमारा इंडिया है, तो ये हिंद महासागर है। तो अक्सर क्या होता है ना, यहाँ से बहुत थोड़ा खतरा भी होता है, तो ऐसे में भारत को अपना ये एरिया भी बचाना है। तो यहाँ पे समुद्री जो आपकी जो जल सेना है उसको अच्छे से तैनात करना, उसको अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, और आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले, तो ये सब इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, ये इंडिया ने फोकस करना शुरू करा। फिर यही है कि भाई 1990 में भारत ने समझ लिया था कि अब हमें वैश्वीकरण को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए एक वर्ड आता है LPG, ठीक है, लिबरलाइजेशन यानी कि उदारवाद, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण। तो इससे क्या होगा, भारत धीरे धीरे फिर आगे WTO का सदस्य बना, ठीक है। फिर इसके बाद है बहुध्रुवीय दृष्टिकोण। अब क्या है, दुनिया एक ध्रुवीय नहीं है, मैंने आपको पीछे अभी समझाया था। अब बहुत सारे देश हैं जो महाशक्ति बनने की होड़ में लगे हुए हैं, अब अकेला अमेरिका नहीं है। तो शीत युद्ध खत्म होते साथ ही आपको पता है इंडिया ये चाहता था कि दुनिया जो है वो बहुध्रुवीय होनी चाहिए, एक अमेरिका का वर्चस्व सिर्फ नहीं होना चाहिए। तो एक वैश्विक व्यवस्था जहां शक्ति एक या दो महाशक्तियों के प्रभुत्व के बजाय कई देशों के बीच रहती हो, भारत ऐसी व्यवस्था को चाहता है कि एक नहीं अनेक देश हों जो महाशक्ति बने। भारत सॉफ्ट पावर भी है, कैसे, भारत का जो बॉलीवुड कल्चर है, पूरी दुनिया में भारत की मूवीज, हिंदी मूवीज को देखा जाता है। भारत का जो योग है वो बड़े बड़े कंट्रीज में योगा होता है आज की डेट में। भारत का जो लोकतंत्र है वो बहुत फेमस है। भारत अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपने योग के लिए जाना जाता है। अगला टॉपिक है मानव अधिकार। अब मैं आपको शॉर्ट नोट्स वाले करवा रहा हूं, जो आपके छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। मानव अधिकार में क्या है कि ये ऐसे अधिकार हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं जो हमें प्रकृति देती है, जो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जो मनुष्य के नाते हमारे पास होने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जाति के आधार पर, ना आपकी नेशनैलिटी के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, और ना ही किसी भी आधार पर। ये लागू सब पर होते हैं, सबको मानव अधिकार चाहिए भाई। आपकी स्वतंत्रता होना, आपको समानता मिलना, आपको सम्मान मिलना आपका अधिकार है। और ये अधिकार व्यक्तियों को भेदभाव, अन्याय और उत्पीड़न से बचाते हैं। कोई आपका अधिकार ना छीने, आपके साथ शोषण ना हो। मानव अधिकारों की परिभाषा यूएनओ के अकॉर्डिंग क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है, देखो, मानव अधिकार सभी मनुष्यों के लिए निहित अधिकार हैं, चाहे उनकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता, भाषा, धर्म या कोई अन्य स्थिति कुछ भी हो। कोई भी आप लैंग्वेज बोलते हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी लिंग के हो, मानव अधिकार मिलना आपका अधिकार है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। मानव अधिकारों की मूल मान्यताएं क्या हैं वो बताता हूं मैं आपको। एक तो ये सार्वभौमिक है, मानव अधिकार हर किसी पर, हर जगह पर, हर समय लागू होते हैं, किसी को भी इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। मानव अधिकार सबको चाहिए भाई, ठीक है। समानता और गैर भेदभाव, हर किसी को बिना किसी भेदभाव के समान मानव अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो फिर किसी भी देश का है। मानव अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, वो हर व्यक्ति को मिलते हैं, ठीक है। भले ही सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन करे, फिर भी वो मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। सभी मानव अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है।
नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार एक दूसरे पर निर्भर हैं और व्यक्ति की गरिमा और विकास में योगदान देते हैं। मानव अधिकार अगर होगा और उसको अगर साथ साथ नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार मिलेंगे तो उसका सर्वांगीण विकास हो पाएगा। फिर है जवाबदेही और कानून का शासन। देखो भाई, जो सरकारें होती हैं और जो संस्थाएं होती हैं उनको मानव अधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। अगर इंडिया में किसी के साथ गलत होता है, किसी का मानव अधिकार छीना जा रहा है, लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है सपोज, तो इंडिया की सरकार जो होगी, मोदी सरकार है या जो भी सरकार होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो अधिकारों को बनाए रखने के लिए कानून और तंत्र मौजूद होता है भाई, और अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है आप न्यायालय में जा सकते हो। फिर है वैश्विक मानव अधिकार संरचना। दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए क्या क्या है, तो एक तो भाई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसका मतलब है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में क्या था कि यह उन मौलिक मानव अधिकारों की एक डिटेल्ड एक डॉक्यूमेंट है जो बताती है कि इन इन अधिकारों को बचा के रखना है। फिर है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र का ही एक निकाय है जो दुनिया में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, और ये मानव अधिकार का अगर कहीं उल्लंघन होता है तो उसकी निगरानी करता है और हर देश से रिकॉर्ड मांगता है आपका वहाँ का मानव अधिकार का रिकॉर्ड कैसा है। क्षेत्रीय मानव अधिकार, कुछ तंत्र होते हैं जो क्षेत्रीय लेवल पर काम करते हैं, ज़्यादा बर्डन ना है एक के ऊपर, तो ऐसे यूरोपीय मानव अधिकार न्यायालय है, यूरोप में है। मानव अधिकारों पर अंतर अमेरिका आयोग है जो अमेरिका में है। मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग है जो अफ्रीका में है। तो हर एक रीजन का, हर एक क्षेत्र का भी अपना एक छोटा मोटा आयोग बना रखा है जहां लोकल लेवल पर आप जाओगे तो जल्दी सुनवाई होगी। फिर कुछ एनजीओ, कुछ गैर सरकारी संगठन होते हैं जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय लेवल पर मानव अधिकारों की निगरानी करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई कहाँ पे किस देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पे जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये कहता है कि वैश्विक शासन क्या है और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने में यह क्यों महत्वपूर्ण है। वैश्विक शासन क्या है और समकालीन में जो आज के समय में चुनौतियां हैं उसमें ये कैसे जरूरी है। तो वैश्विक शासन का मतलब है एक ऐसा तरीका जिससे विभिन्न देश और संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर मुद्दों को जो है सॉल्व करती हैं, यानी कि सभी देश मिल रहे हैं आपस में, सभी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि आगे समझते हैं। एकल विश्व सरकार के विपरीत वैश्विक शासन में विभिन्न अभिनेताओं का एक नेटवर्क शामिल होता है जिसमें देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एनजीओ शामिल होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मान लो एक ही देश है और वो ही सारी समस्याओं को देख रहा है, और एक तरफ बहुत सारे देश हैं और उनके साथ बहुत सारे एनजीओज हैं और एक यूएनओ भी है, तो ये मिल गए ना सारे, तो ये क्या हो गया, एक वैश्विक शासन चल रहा है। दुनिया भर में अब जो चुनौती आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, ये सभी मिलेंगे आपस में, फिर डिस्कशन करेंगे, तो क्या होगा, जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा। ठीक है, तो इसका महत्व क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो जो दुनिया भर की समस्याएं हैं, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारियां, इनसे निपटने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और अलग अलग देश इन समस्याओं को अपने दम पर हल नहीं कर सकते भाई। आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके लिए सभी को एक साथ आना पड़ता है। तो वैश्विक शासन देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां सभी देश बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं और इन संसाधनों को, जो भी संसाधन उनके पास उपलब्ध है, मिलकर उसको यूज़ करेंगे। आतंकवाद को रोकना कैसे है उस पर सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे। शांति और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा भाई, अगर सभी लोग मिलकर डिस्कस करेंगे तो कभी लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। अगर कहीं पे अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हो रहा है तो वो भी रुक जाएगा जब सभी देश मिलकर बैठेंगे। मानव अधिकारों का हनन नहीं होगा भाई कहीं पे, आतंकवाद वगैरह जो है वो थोड़ा सा कम फैलेगा। तो इसी वजह से वैश्विक शासन जरूरी है। इसके अलावा आर्थिक स्थिरता, इसका मतलब है भाई अगर मान लो जहाँ पे सभी देश एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो अगर किसी एक के ऊपर आर्थिक रूप से कोई समस्या आ गई तो सभी उसकी हेल्प भी कर देंगे ना। वित्तीय संकट आएगा तो क्या होगा, हम मदद कर देंगे उस देश की। फिर है विश्व व्यापार संगठन, IMF, ये क्या है, देशों को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यापार, वित्त और विकास पर सहयोग करने में सहायता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक है IMF और एक है मान लो छोटा सा देश पाकिस्तान,
तो पाकिस्तान को लोन चाहिए अगर, तो आईएमएफ उसको लोन देगा, उसकी मदद कर रहा है ना। तो इसमें आप इसका एक एग्जांपल ये समझ सकते हो, छोटे मोटे देशों को हेल्प करना। इसके अलावा ये वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो और मानव अधिकार वाला ऐड कर सकते हो भाई। इसमें आप ये लिख देना कि संयुक्त राष्ट्र जो है वो मानव अधिकार परिषद, जैसे देखो संयुक्त राष्ट्र है ना, उसी की एजेंसियां हैं सारी, जो मैं आपको पीछे ह्यूमन राइट्स वॉच और ये जितनी भी चीजें हैं, तो मानव अधिकार भी आपके सुरक्षित रहेंगे। अगर वैश्विक शासन होगा, आप यूएनओ को कुछ समझोगे, सभी देश साथ रहोगे, तो मानव अधिकारों की भी रक्षा होगी, ठीक है, उसको आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो इस तरीके से है ये। अगला है राज्य का उदारवादी सिद्धांत। तो उदारवाद तो आप समझ चुके हो, लेकिन अब राज्य का उदारवादी सिद्धांत क्या है ये हमको समझना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, होता क्या है, राज्य जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मौजूद होता है। एक कोई भी राज्य है, कोई भी देश होता है, उसका मेन काम क्या है, लोगों का व्यक्तिगत जो अधिकार है उसकी रक्षा करना, लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो ये क्या है कि एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो राज्य होगा वही तो संभालता है सब कुछ। तो उदारवादी जो राज्य होगा उसमें क्या होगा कि भाई सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा, सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी, लोकतंत्र होगा, कानून का शासन होगा, सभी को बराबर समझा जाएगा, ऐसा कुछ ये कहता है। अगर विचारक की बात करें, कौन कौन इसके विचारक हैं, तो जॉन लॉक है, जेएस मिल है, इमैनुअल कांट है। ये दो तीन नाम आप बता सकते हो, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है ये। आलोचक ये मानते हैं, इसकी कुछ किसी ने भाई बुराइयां भी करी हैं। आलोचकों का तर्क है कि उदारवादी सिद्धांत सामाजिक असमानताओं और आर्थिक शक्ति गतिशीलता की उपेक्षा करता है। अब इसमें ये क्या है कि मान लो कि आलोचक जो इसकी बुराई कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उदारवाद का जो सिद्धांत है, जो यहाँ पे राज्य का उदारवादी सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं क्या है, सामाजिक असमानता के ऊपर बात कर रहा है। यानी कि इससे क्या हो रहा है कि अब ज़्यादा अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो अमीर लोग अमीर होते चले जाएंगे, गरीब लोग गरीब होते चले जाएंगे, असमानता बढ़ेगी। ऐसा ही राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत है जो उल्टा है। मार्क्सवाद तो आपने पढ़ लिया, अब राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या कहता है वो भी समझ लो। तो यही है कि भाई राज्य जो है वो क्या है, शासक वर्ग यानी कि जो पूंजीपति लोग हैं उनके लिए श्रमिकों पर अपना प्रभुत्व बनाने के लिए एक साधन है। तो कार्ल मार्क्स ये मानते हैं राज्य एक साधन है जिसके माध्यम से पूंजीपति लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं, तो ये राज्य को एक साधन समझते हैं। तो इसकी विशेषता ये है कि राज्य को वर्ग उत्पीड़न के साधन के रूप में देखा जाता है। जो राज्य है वो शोषण का एक साधन है और दावा करता है कि राज्य जो है वो पूंजीपति वर्ग के पक्ष में काम करता है। यानी कि जो राज्य होगा वो क्या करेगा, पूंजीवादी लोगों का ही हमेशा समर्थन करता है। राज्य एक ऐसी संस्था है। तो इसके बारे में कार्ल मार्क्स हैं, फ्रेडरिक एंजल्स हैं, व्लादिमीर लेनिन हैं, इन्होंने इस विचार का जो है वो इसमें योगदान दिया है। इसकी आलोचना में ये बताया जाता है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के आलोचकों का तर्क ये है कि यह राज्य की स्वायत्ता और वर्ग हितों से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की उसकी क्षमता के कम करने, मतलब इसमें यह बताया जाता है कि जो मार्क्सवाद के अपोजिट में लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम तो ये मानते हो कि कोई काम ही नहीं करना, फिर सब कुछ राज्य करेगा, सारा कल्याण राज्य करेगा, लोग खुद भी तो कुछ करें, है ना। लोगों को एक राज्य की एक जो स्वतंत्रता है, जो लोगों की स्वतंत्रता है, खुद से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ तो आप अपने अकॉर्डिंग राज्य करेगा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो इसका आलोचक जो है उसके अंदर आलोचना वाले पॉइंट में आप ये लिख सकते हो। फिर है राज्य का उदारवादी और बहुलवादी सिद्धांत। ये जो मैं आपको छोटे छोटे सिद्धांत बता रहा हूँ ना, ये शॉर्ट नोट्स में आपके आएंगे, ठीक है। ये डिटेल्ड इसमें कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए इसके अंदर कंटेंट एक एक पेज का ही है, जितने में आपको शॉर्ट नोट्स आपका खत्म करने होते हैं। तो ये जो है विचार इसमें क्या है, राज्य एक तटस्थ इकाई है जो समाज में विविध हित समूहों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यानी कि मान लो एक समाज है, यहाँ पे दो लोग रहते हैं और उनका जो बीच में मध्यस्थ है वो कौन है, राज्य है। अगर कोई विवाद होगा कल को तो राज्य उसको सुलटाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कोई भी एक समूह हावी ना हो, ठीक है। मान लो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो ना हिंदू मुस्लिमों पर हावी हो ना मुस्लिम हिंदुओं पर हावी हो, राज्य इस चीज़ को सुनिश्चित करता है। और
व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं की भी सुरक्षा राज्य करता है। ये भी इस विचारधारा में आएगा कि भाई लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो अधिकार हैं, उसकी सुरक्षा हो, उसकी रक्षा हो। और राज्य जो है वो विभिन्न अलग अलग प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों के बीच बातचीत करे, समझौता करवाए। ठीक है, यानी कि जितने भी समाज में लोग रहते हैं, जितने भी राजनीतिक समूह हैं, उन सभी को साथ लेके चले, पक्षपात ना हो। और सत्ता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चले, यानी कि लोकतंत्र को सपोर्ट करती है ये जो विचारधारा है। लोग वोट डालेंगे और सत्ता में सरकार आएगी। इसके विचारक हैं रॉबर्ट डाहल और डेविड ट्रूमन। आलोचना इसकी ये है कि आलोचक ये मानते हैं, बुराई करने वाले ये कहते हैं कि सत्ता सभी समूहों के लिए समान रूप से सुलभ नहीं है, क्योंकि धनी हित अक्सर अधिक प्रभाव डालते हैं। ये लोग मानते हैं कि जो भाई धनी लोग हैं ना, उन्हीं के हाथ में सत्ता दो, वो ज़्यादा अच्छे से इफेक्ट डालेंगे, प्रभाव डालेंगे। तो सभी को समान रूप से सत्ता में मत लाओ, जो ज़्यादा मजबूत है उसी को लाओ। तो ये कुछ टॉपिक्स थे। वन शॉट वीडियो खत्म होती है, आप इसको करके चले जाओगे तो इसके बाहर शायद ही कुछ आएगा। आपके एक दिन पहले देखने के हिसाब से बहुत बढ़िया वीडियो है। वीडियो को लाइक कर देना, फीडबैक दे देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।